जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राज यूपी जॉब्स में। मैं हिमांशु मिश्रा आपको आज पढ़ाने वाला हूँ हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। तो यदि हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा, हिंदी और भाषा। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भाषा की शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो हिंदी के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है बोलना और या कहना। जिसका अर्थ क्या है? बोलना या कहना। फिर बात करें यदि हम हिंदी शब्द की, कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हिंदी जो है वो एक फारसी शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी कैसा शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ये कौन से परिवार से बिलोंग करता है? तो ये हिंदी भरोपीय भाषा परिवार से बिलोंग करता है। कौन से परिवार से? हिंदी भारोपीय भाषा परिवार से बिलोंग करता है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। किस परिवार से बिलोंग करता है? हिंदी भरोपीय भाषा से बिलोंग करता है। ये जो हिंदी शब्द है ये आया कहाँ से है? तो यदि हम बात करें कि हिंदी शब्द आया कहाँ से है, तो ये संस्कृत भाषा के, जैसे ये भाष शब्द से भाषा बना है, वैसे ही हिंदी जो है वो सिंधु शब्द से बना है। और ये सिंधु शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो हिंदी जो है वो एक फारसी शब्द है और ये संस्कृत के सिंधु भाषा के शब्द से बना हुआ है। यदि अब हम बात करें, ये तो एक सामान्य परिचय था, मतलब जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी भाषा के बारे में हमने बताया। अब भाषा के यदि हम भेद के बारे में बताएं या फिर भाषा के रूप के बारे में बताएं, तो भाषा वैसे तो 3 प्रकार की होती है। एक तो मौखिक भाषा होती है, जो आप लोगों ने हो सकता है बचपन में पढ़ा हो। मौखिक होती है, लिखित होती है, सांकेतिक होती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मौखिक जो बोली जाती है आम बोलचाल में होती है। लिखित जिसमें हम पत्राचार करते हैं, इस तरीके से निबंध, कहानी या जीवनी आदि लिखते हैं, तो वो लिखित हो गई। और सांकेतिक भाषा ऐसे बाधित लोग जो मतलब बोल नहीं पाते हैं या फिर गूंगे बच्चे जो नहीं बोल पाते उनके लिए सांकेतिक है। लेकिन विद्वान अधिकतर इन्हीं 2 भागों को महत्व देते हैं, मतलब कहते हैं कि भाषा के 2 प्रकार हैं, सांकेतिक भाषा उसका प्रकार नहीं है। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें भाषा की, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें, तो यदि हम मौखिक भाषा में बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटी इकाई हिंदी की क्या है? सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। ध्वनि क्या है? सबसे छोटी इकाई है मौखिक हिंदी भाषा की। और यही इसी जगह पर यदि हम लिखित में बात करें, तो लिखित में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? लिखित में सबसे छोटी इकाई जो है वह है वर्ण। क्या है? वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण लिखने के लिए चिन्हों की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे मान लो कुछ भी हमें लिखना है तो उसके लिए कुछ चिन्हों की जरूरत होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें लिपि चिन्ह कहते हैं। तो यदि हम हिंदी भाषा में बात करें तो उसमें वर्ण होते हैं आ, ई, इस तरह के वर्ण होते हैं। ये क्या है? ये सबसे छोटी इकाई है लिखित भाषा की। यदि मौखिक भाषा की बात करें तो सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। तो यदि हम एक पूरा स्ट्रक्चर देखें कि मतलब किस प्रकार पूरा शब्द बनता है, पद बनता है, वाक्य बनता है, अनुवृत्ति बनती है, तो यदि हम इसकी बात करें तो सबसे पहले एक ध्वनि होती है। फिर ध्वनि को हम लिखित रूप में लाते हैं, तब ये बनता है जाके वर्ण, जिसको हम अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। इसको हम अक्षर भी कहते हैं। फिर अक्षरों से मिलकर बनता है शब्द, मतलब एक सार्थक जिसका अर्थ निकले वो एक शब्द बनता है वर्णों के समूह से। फिर उसके बाद 2 या 2 से अधिक शब्दों से बनता है जाकर पद। पद के बाद यदि हम बात करें तो पद के बाद अगला जो आता है वो आता है वाक्य। फिर आता है वाक्य के बाद जो आता है वो आता है अनुवृत्ति।
अब जैसे ध्वनि की बात है, ध्वनि आप समझ रहे हैं, जो बोलचाल में आम में हम बोलते हैं ध्वनि हो गया। फिर उसको यदि लिखित भाषा में हम लाते हैं तो वो वर्ण और अक्षर हो गया, और वर्ण अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं, जैसे राम हो गया, कमल हो गया, नयन हो गया, चयन हो गया। ये सब क्या है, ये शब्द हैं। किससे मिलकर बनते हैं, वर्णों के मेल से बनकर ये बनते हैं। फिर यदि पद की बात करें तो पद जैसे हो गया मोहन क्रिकेट खेलता है, ये क्या है, एक तरह का पद है। और वाक्यों की बात करें यदि मोहन कल विद्यालय जाएगा, तो मतलब दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करता हो तो वो क्या हो गया, वो एक तरीके से वाक्य हो जाएगा। अवनति क्या होता है, अवनति में क्या होता है, क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम बिल्कुल स्टेबल हो वहां पर। जैसे मान लो आपने कोई वाक्य बना लिया कि राम स्कूल जाती है, लेकिन उसमें क्या है, मतलब कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, मतलब जो संबंध है वो संबंध बिल्कुल सही से स्थापित हो तो अनुवृत्ति में जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं तो हमने क्या क्या बात की, पहले हमने हिंदी की बात की, ठीक, हिंदी का हमने क्या बताया कि हिंदी किसका शब्द है, हिंदी फारसी शब्द है, फारसी शब्द है। फिर ये कैसे बना हुआ है, ये संस्कृत के सिंधु शब्द से बना हुआ है। अच्छा हाँ, सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ये बहुत सवाल पूछा जाता है। तो ईरान के जो निवासी थे, ईरान के जो निवासी थे उन्होंने सबसे पहले इसका शब्द का प्रयोग किया था। कौन से शब्द का, हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब हम बात करते हैं कि हिंदी शब्द देखिए, पहले आप समझ गए ना, ध्वनि को जब लिखित रूप में किसी लिपि में ले आते हैं तो वर्ण बन जाता है, वर्ण के मेलों से क्या बनता है, शब्द बनता है, शब्दों के मेल से पद बनते हैं, पद का एक सार्थक अर्थ वाक्य लाता है। अनुवृत्ति में क्या होता है, ये सब चीजें स्टेबल होती हैं, मतलब सही से होती हैं, उनका एक अर्थ निकलता है। भाषा शब्द किससे बना, भाषा एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना, बोलना या कहना। वर्ण क्या है, वर्ण सबसे छोटी इकाई है। तो उसके बाद यदि हम और बात करें तो इसके आगे चलते हैं कि मतलब ये हिंदी भाषा आई कहाँ से। तो सबसे पहले यदि हम सबसे प्राचीन भाषा की बात करें, देववाणी जिसको कहते हैं, वो है हमारी संस्कृत। क्या है, संस्कृत, जिसको क्या कहते हैं, देववाणी भी कहते हैं। संस्कृत को देववाणी कहते हैं। संस्कृत के बाद एक भाषा जन्मी जिसको हम क्या कहते थे, पाली कहते थे। पाली के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म के जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने अपने जो भक्त नहीं कह सकते, जो उनके शिष्य थे, उनको जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में ही उपदेश दिया था। फिर उसके बाद आती है प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा आती है, प्राकृत भाषा। ये कैसी थी, ये जो महावीर थे, महावीर स्वामी जी थे, उन्होंने मतलब जैन धर्म के जो महावीर स्वामी जी थे, उन्होंने अपने शिष्यों को जो उपदेश दिया था वो प्राकृत भाषा में। तो पहले संस्कृत बनी, संस्कृत से क्या बनी, पाली, पाली से क्या बनी, प्राकृत बनी, पाली से प्राकृत बनी, और प्राकृत से ही जाकर एक रूप बन के आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश बनती है, अपभ्रंश बनती है, अपभ्रंश बनती है। अपभ्रंश क्या है, एक बिगड़ा हुआ रूप है हिंदी का, मतलब सही रूप नहीं था, बिगड़ा हुआ रूप था। अपभ्रंश से ही जन्म लेती है हमारी हिंदी भाषा। जो हिंदी भाषा हम अभी प्रयोग करते हैं, आधुनिक हिंदी जो है, वो कहाँ से आई है, अपभ्रंश से आई है। तो यदि हम ये कभी कभी स्ट्रक्चर पूछ जाता है किसके बाद क्या आया हुआ, कि पाली के बाद प्राकृत आया, कि प्राकृत से पहले पाली आया, पाली के यह बात अपभ्रंश है कि अपभ्रंश से पहले पाली। तो इस स्ट्रक्चर को याद रखिए, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर उसके बाद क्या आई है, उसके बाद हिंदी आई है। अब हिंदी की यदि हम बात करें तो हिंदी भाषा जो है वो हमारी राजभाषा है। हिंदी कैसी भाषा है, हमारी एक राजभाषा है। और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि हिंदी हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा है। तो इसको लेकर काफ़ी डिस्कशन हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। फिर उसके बाद भी कोई निर्णय न निकलने पर इसे राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा मतलब क्या होता है, जिसमें राजकाज की भाषा होती है, ये जिसमें सामान्य अर्थ यही होता है कि राजकाज की भाषा होती है, जितना भी सरकार का राजकाज का काम होगा वो सब इसी भाषा में किया जाएगा। इसी के साथ एक भाषा और दी गई, अंग्रेजी भाषा, जिसे 15 वर्ष के लिए रखा गया था, लेकिन जो अभी भी साथ में चल रही है। तो यदि इसको हम कहें, इसको राजभाषा का संवैधानिक जो हक है वो कब मिला, तो इसकी बात करते हैं हम 14 सितंबर, इसको हिंदी में सितंबर भी बोलते हैं, सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को हमारे संविधान के द्वारा राजभाषा घोषित किया गया, ना कि राष्ट्रभाषा। ये कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ये राजभाषा है हमारी। और ये हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देवनागरी लिपि क्या होती है, देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि से ही जन्मी है। किससे जन्मी है, ब्राह्मी लिपि से।
तो देवनागरी लिपि का मतलब क्या है? देवनागरी लिपि का मतलब ये है कि जो भी सेंटेंस लिखे जाएंगे वो बाईं तरफ से दाहिनी तरफ लिखे जाएंगे, मतलब इस तरफ से इस तरफ जो स्ट्रक्चर लिखा जाएगा, मतलब जो भाषा लिखने का प्रकार होगा वो बाएं से दाएं तरफ होगा, इसी को कहते हैं ये देवनागरी लिपि है। और ये किससे पुरस्कृत हुई है? ये पुरस्कृत हुई है हमारी ब्रह्मी लिपि से। तो इस बात को दिमाग में बिल्कुल बनाए रखिए कि ये जो भाषा है हमारी, जो हिंदी भाषा है, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और ये देवनागरी लिपि आई कहाँ से? ब्रह्मी लिपि से आई है। हिंदी हमारी कैसी भाषा है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। कैसी है? राजभाषा है। और ये कब ली गई, ये कब स्थापित की? तो ये 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट किया था। और इसीलिए 14 सितंबर को ही हम क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को ही। अब इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, थोड़ा रुकिएगा आप लोग। तो यदि हम बात करें 14 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है। इसको आप याद कर लीजिएगा कि 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब ये जो हिंदी भाषा है ये हमारे संविधान में कहाँ पर है? तो यदि संविधान की बात करें तो ये हमारे संविधान के भाग 17 में। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, इसमें केवल मैं परिचय दे रहा हूँ हिंदी भाषा का, कि हिंदी भाषा हमारे यहाँ कहाँ स्थापित है, मतलब कैसे ली गई है, हिंदी भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इस चीज़ को बताने के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये भाग 17 में है और 343 अनुच्छेद से लेकर 351 अनुच्छेद के बारे में इसके बारे में बताया गया। इसके अलावा टोटल 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग यदि जानते हैं तो ये 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि ये 22 भाषाएं कौन कौन सी, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपके माइंड में सेट भी हो जाएगा, आप बार बार उसे देखेंगे तो याद हो जाएगा। कौन सी अनुसूची में, जिसको मैंने अभी बताया भी, तो अनुसूची कौन सी है ये भी जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। और 22 ये भाषाएं कौन सी हैं इसको भी जरूर लिखें, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहूँगा वैसे आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ और हम लोग की ड्यूटी की वजह से सब चीज़ें नियमित तौर पे नहीं हो पा रही, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब रूटीन में आ जाए। तो आप लोग भी अपना साथ देते रहें और हमारे साथ बने रहें। तो जय हिंद दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल।